नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। जिस दिन पैसा एक्ट बना यानी लागू हुआ मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों, उस दिन सीएम शिवराज ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में अब अवैध धर्मांतरण वो नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात को वो लगातार दोहरा रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में वाकई बड़े पैमाने पर कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसमें आदिवासियों की ज़मीन छल कपट से हड़पी जा रही है? और इसीलिए क्या सीएम शिवराज को हर सभा में ये बात कहनी पड़ रही है? पैसा एक्ट जिसके लिए प्रचारित किया गया कि वो ओबीसी वर्ग या सामान्य वर्ग के खिलाफ है, उसके लिए भी सीएम शिवराज ने कहा है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल ये जनजातीय वर्ग को हित पहुंचाने के लिए है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित में पैसा कानून एक्ट लागू होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्ती से हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और बाद में धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। सीएम ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात नर्मदापुरम के केसला में पैसा जागरूकता सम्मेलन में कही। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग भी मौजूद थे। कोई भी आपकी जमीन प्रॉपर पूर्वक बहला के फुसला के और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और करिएगा सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और हमारा धर्मांतरण की कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बार सुनने साफ कर रहे शिवराज सिंह चौहान, कपट और छल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने दिया किसी भी मतलब नहीं। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया है जो जनजातीय भाई बहनों को अधिकार संपन्न बना रहा है। लेकिन ये एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, न सामान्य वर्ग के न ओबीसी वर्ग के। आज का कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें कुछ घोषणाएं हो, कुछ और चर्चा हो। आज मैं आपके बीच आया हूं, बड़ी देर से आप सुन रहे हैं पैसा है, पैसा है, पैसा है। अभी पैसा पैसा क्या है ये तो पता चलना चाहिए। कारण मैं आपको समझाने आया हूं पैसा क्या है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और विशेषकर आदिवासी बहनों और भाइयों, एक बात मुझे बताओ, पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, न सामान्य वर्ग के खिलाफ है, न पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ है। ये पैसा नवासी आदिवासी इलाकों में पैसा लागू हुआ है। ये शहरों में नहीं, केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा और ग्राम पंचायतों में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन ये आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। कुल मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त हो गए हैं। उनका मानना है कि छल कपट से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमाया जा रहा है और ऐसे में पैसा कानून लागू करने से अब कोई गलत तरीके से अगर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वह हस्तक्षेप कर जमीन वापस दिला दे। सीएम शिवराज ने आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि उनका मामा उनके साथ है और उनकी जमीन किसी कीमत पर भी उनके हाथों से नहीं जाने दी जाएगी। कुल मिलाकर चुनावी साल में धर्मांतरण का मुद्दा बड़ा बन सकता है और सीएम शिवराज की कोशिश है कि हालिया जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि मध्य प्रदेश में छल कपट, अवैध तरीके से और जबरदस्ती हो रहे धर्मांतरण का खेल रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज।
चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हैं, उनका परिचय करवाते हैं। अभय प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी की ओर से, आपका स्वागत है अभय प्रताप जी। और साथ कांग्रेस की ओर से अमित तावरे जी हैं, प्रवक्ता, आपका स्वागत है अमित जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। सर, पहला कमेंट अभय जी आपसे ही लेंगे। और ये जो सीएम शिवराज ने जो शहडोल में कही बात, जो नर्मदापुरम में कही, क्या वाकई क्या, अगर शिवराज जी कह रहे तो इसको मानना पड़ेगा, लेकिन कैसे चल रहा आखिरकार ये खेल कि आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है? और क्या केवल ग्राम सभाओं के भरोसे रहेगी सरकार कि अगर कोई छल कपट से धर्मांतरण करवा रहा है, शादी करवा रहा है, तो वही ग्राम सभा उसको वापस दिलवाएगी? ऐसे में सख्त कानून क्या आपको नहीं लगता कि होना चाहिए अभय जी? अभय जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ अभय जी बोलिए। जी जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही है धर्मांतरण वाली, ये समस्या केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। गैर आदिवासी से विवाह करने के बाद आदिवासी महिला और विवाह के बाद उसके बच्चों को एसटी लाभ से जो लाभ लेने का जो एक प्रयास होता है, गैर आदिवासी द्वारा ऐसा काम केवल आदिवासियों को मिल रही सुविधा उठाने के लिए और जमीन हड़पने के लिए किया जाता है। इसलिए इसके विरोध में पहले भी मांग उठती रही है कि ऐसे मामलों में बच्चों को, उनके होने वाले बच्चों को एसटी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर एक षड्यंत्र के तहत हमला हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर, मध्य प्रदेश में विभिन्न राज्यों में गैर आदिवासी पुरुष द्वारा आदिवासी महिला के साथ विवाह कर लिया जाता है, उनकी अपनी दूसरी या तीसरी पत्नी बनाकर आदिवासियों के संवैधानिक हकों को छीनने का प्रयास किया जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान किया है। जो पैसा एक्ट उन्होंने लाया है, अब तो ग्राम सभाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा ही उस पर जो है, ग्राम सभा की जो समिति बनेगी वही जो सर्वे सर्वा होगी, इसलिए वो सारे जब निर्णय लेगी तो अपने इस तरह के होने वाले षड्यंत्रों का भी जो है सामना कर पाएगी और उसके पास ताकत होगी। लेकिन अभय जी, अगर ग्राम सभा में ही ऐसे लोग बैठे होंगे जो उन लोगों से मिले हुए होंगे जो षड्यंत्रकारी हैं, जो ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्हीं, या भाई पैसा सब जगह बोलता है, वो लोग जो कब्जा करना चाहते हैं वो ऐसे थोड़ी ना हवा में सब कोशिशें कर रहे होंगे। जो छल कपट से शादी कर ले रहे हैं, जो ज़मीन खरीदेंगे उस औरत के नाम पर, फिर पता नहीं उस औरत का क्या होगा, वो ज़मीन उनके पास आ जाएगी, ये सब तो चल रहा है। लेकिन वो जो ग्राम सभाओं में अगर ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे, तब आप लोग क्या सब चुपचाप देखते रहेंगे ये सब चीज़ें? देखिए, जब यह मांग जनजाति वर्ग की तरफ से बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कि पैसा एक्ट को लागू किया जाए, पैसा एक्ट के अभाव में उनके समाज के साथ जो है कहीं ना कहीं भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है और दूसरे लोग उनके दल जंगल जमीन का जो है कब्जा करने के लिए गलत माध्यमों से उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब सारे अधिकार उन्हीं वर्गों को दे दिए हैं ग्राम सभा के माध्यम से। और अगर इस तरह के कोई परिणाम, इस तरह की कोई शिकायतें आती है तो शिकायत करने का भी अधिकार वहां पर दिया गया है कि अगर वो ग्राम सभा में कोई इस तरह का करता है कि इसे जबरदस्ती ली गई है जमीन या कोई ऐसा किया गया है, तो ग्राम सभा उसको निरस्त कर सकती है। ये सारे अधिकार ग्राम सभा को दिए गए। चलिए, मैं अमित जी से और समझता हूँ कि विपक्ष क्या सोचता है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो अमित जी, क्या ठीक लग रही है आपको ये व्यवस्था? क्योंकि ये तो है, कई ऐसे मामले सामने हैं सनसनीखेज, खासतौर पर श्योपुर में, जहाँ पर सहरिया जनजाति के लोग हैं और शादी की जा रही, निकाह किया जा रहा है, दूसरी तीसरी पत्नी बनाया जा रहा है, उनके नाम पर फिर बेतहाशा ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, और अब आगे क्या होगा भगवान जाने। तो ये क्या तरीका ठीक है क्या, जिसकी तरफ सीएम शिवराज इशारा कर रहे हैं? क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, जो बात आपने कही है निश्चित तौर पर वो बात गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके उलट शिवराज जी की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पे उसके परिणाम नहीं आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी। एक लंबा समय उन्होंने अपने जीवन का मुख्यमंत्री पद में गुजारा है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 में है। आप समझिए इस बात को, नंबर 1 की स्थिति में है आदिवासी अत्याचार में। उसमें हमारी आदिवासी बहनें भी शामिल है और हमारे आदिवासी भाई भी शामिल हैं। तो 4 बार के मुख्यमंत्री के शासन काल में यदि प्रदेश की ये स्थिति है
तो आप कल्पना करो, ये सिर्फ एक चुनावी शगुफा है, इनका कोई ध्यान नहीं है किसी वर्ग की तरफ। बिरसा मुंडा जी की जयंती आ जाती है तो ये उनकी बातें करने लगते हैं, ट्विटर पे आदिवासी वेशभूषा में आ जाते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन कोई किसानों की सभा होती है तो ट्विटर पे वो फोटो बदल जाती है। इनको सिर्फ कहना है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि जनता ने मध्य प्रदेश की जो जनता है उसमें आदिवासी भी हैं, सभी वर्ग हैं, और एक लंबा समय इनको मिला था आदिवासियों के काम करने के लिए, जो ये पूरी तरीके से उसमें असफल साबित हुए हैं। अब अगले साल हमारी सरकार बनने जा रही है। हाँ। और नहीं तो पैसा कानून तो लागू हो गया ना, जो आदिवासियों के हित की जो बात, और 96 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब से मामला चल रहा था। उस समय भी 8-9 साल तो आपकी सरकार रही, आपने कौन सा कानून लागू कर दिया था? आप ये कहिए कि इस कानून से कोई फायदा नहीं होना है आदिवासियों को, तो वो अलग बात है। हमारे शासन काल में आप पता करो कि आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है कि अत्याचार होंगे तभी हम कानून बनाएंगे, या नहीं बनना चाहिए, अत्याचार नहीं हो रहे थे तो हमने कोई कानून नहीं बनाया, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये आपके हिसाब से लॉजिक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे हिसाब से तो लॉजिक है। हमारा अच्छा। प्रशासन शासन उस टाइम बहुत अच्छे से काम करता था, इसलिए आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार नहीं होते थे। अब ये जो पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री है, लगभग 18-19 साल का एक लंबा समय है। आप बताओ, इनको पहले क्यों नहीं याद आई इस तरीके का कानून लाने की? आप क्यों ला रहे हैं चुनावी वर्ष में? नहीं, आ गया कानून तो पूछ नहीं रहे वो आपसे, वो तो ले आए कानून। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं बात धर्मांतरण हो रहा है, आज मुद्दा देखिए, आदिवासी अत्याचार का मामला नहीं है अमित जी, आज बात हो रही है कि जो षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों की जमीन हड़पने का, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो बात कीजिए थोड़ी सी। मैं संपूर्ण आदिवासी अत्याचार की बात कर रहा हूँ। अरे जो टॉपिक है भाई उसी पे ना बात करेंगे। आप वहां पहुंच जाए, पूरे महाभारत रामायण की बात करने लगे हम। नहीं, हाँ। ये क्या अत्याचार नहीं है क्या? ये अत्याचार नहीं है क्या? सिर्फ मारा पीटी है अत्याचार है? इस तरीके की कोई चीज हो रही तो ये भी तो अत्याचार है। किस तरह का? अभी से नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं ना, जमीन उनकी हड़पी जा रही है, उनकी आड़ में शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, ये इस पर आपको लगता है कुछ और होना चाहिए? मुख्यमंत्री 4 बार से कौन है? हाँ, तो आपने मांग रखी क्या कि क्या होना चाहिए ऐसे अगर कोई जमीन कब्जा कर रहा है? विपक्ष है कि नहीं? विपक्ष भी तो है 18 साल से। विपक्ष क्या कर रहा है अमित जी? विपक्ष ने कोई मांग रखी क्या कभी इस मामले को लेकर के कि भैया गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, इस पर शिवराज जी कुछ कीजिए? हाँ दीपेश भाई, विधानसभा का जब भी सत्र होता है, आप खुद मुझे मिलते हो विधानसभा में, हमारे विधायक लगातार इस मामले को उठाते हैं, लेकिन सरकार जो है क्या ध्यान देती है क्या नहीं देती है तो आपको भी मालूम है। हर सत्र में हमारे सीनियर विधायकों ने, अब अगर खुद शिवराज जी ये बात कह रहे हैं नहीं उठाए, तो आपको नहीं लगता कि और गंभीरता से इस मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए जब खुद सीएम इस बात को उठाए और मुद्दा बनाए? दीपेश भाई, मुख्यमंत्री जी पहली बार आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, जब से वो बने तब से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बोलने के बाद, कहने के बाद भी आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हम देख रहे हैं। चलिए, मैं अभय जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मैं मुद्दे से हम भटकना नहीं चाहते। आज जो मुद्दा हमारा ये है कि जो शिवराज जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, राजेश जी ने इस पर बहुत काम किया। राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? शिवराज जी वो कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, षड्यंत्र चल रहा है और अब वो नहीं होने देंगे। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा पैसा कानून के बाद में? राजेश जी। दीपेश जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये हर उस प्रदेश की है जहाँ पे आदिवासी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट तो खैर खत्म ही हो गया है पूरा, और चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का वाला इलाका हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो भी इलाके जहां जहां आदिवासी हैं वहां ये समस्या है छत्तीसगढ़ में। अब इस कानून के तहत ग्राम सभा को जो अधिकार दिए हैं, तो अब जब हमने वन अधिकार अधिनियम को देखा था तो ग्राम सभा ने किस तरह का जो गड़बड़ियां हुई थी ग्राम सभा के द्वारा वो हम सबने देखी। कैसे एक आदमी ने दूसरे आदमी के गलत अतिक्रमण को सही साबित कर दिया, दूसरे ने पहले वाले को कर दिया। इस तरह से बहुत सारे अतिक्रमणों को वैध कराया गया था। उसके बारे में अभी भी केस चल रहे हैं, लेकिन उस केस से कुछ होना नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबे चलते जा रहे हैं, हाईकोर्ट सुन नहीं रही है उसको। तो अब सवाल ये है कि हम ग्राम सभा को मैनेज करना बहुत आसान होता है, एक पंचायत सरपंच और सचिव को मैनेज करना ज्यादा आसान है बजाय एक एसडीएम या एक तहसीलदार को मैनेज करने से।
ये एक हमको समझना पड़ेगा कि सिर्फ हम ग्राम सभा के भरोसे छोड़ देंगे। और दूसरी बात, आज की स्थिति जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे आदिवासी इलाकों में ये समस्या है, एक जो अगर ट्राइबल कम्युनिटी का माने, आदिवासी जो समाज का माने, तो वहां पर एक अलग तरह की फिलॉसफी चल रही है और उस फिलॉसफी में वो इसको गलत नहीं मानेंगे क्योंकि उनका टारगेट कुछ और है और वो इस समय जो है किसी और इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं। बहुत पता, अपन सारे आदिवासियों को नहीं कह रहे, पर जो उनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस चीज को मानेंगे और जो इन्फ्लुएंस उन्हीं का होता है जो नेता होते हैं। तीसरी बात ये है दीपेश जी कि हमको आज भी सबक ले लेना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पे 7 प्रदेशों में से 5 प्रदेश जहाँ पे जो हिंदू हैं, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होनी चाहिए, वो माइनॉरिटी भी नहीं रह गई है। कहीं कहीं तो मेघालय में तो 100% हो गया है, मिजोरम में 100% हो गया है, 97% कहते हैं तो 3% इसलिए है कि जो केंद्र सरकार के और जो बाहर जो दूसरे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, फौज है, असम राइफल्स है, इसलिए है। तो हमको ये समझना पड़ेगा और ये बातें जो है ना, बजाय पार्टी के लेवल से उठ के हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन समस्या आएगी उस दिन अमित तावरे जी को भी मौका नहीं मिलेगा भागने का, अभय प्रताप सिंह को भी नहीं मिलेगा, दीपेश जैन को भी नहीं मिलेगा और राजेश जौहरी को भी नहीं मिलेगा। अगर आपके इलाके उसमें है तो हमको ये समझना पड़ेगा उस सेना के लोगों से या अथॉरिटीज जो उन इलाकों में काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनसे आप समझिए कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए छोटी छोटी चीजें करना। अब आखिरी बात ये है दीपेश जी, अपन बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, अपन कोई लंबे चौड़ी दूर नहीं, 200 किलोमीटर दूर अलीराजपुर है। अलीराजपुर में एक सोंडवा ब्लॉक है, वहां पे आमखुट एक गांव है, उसमें वहां पे 200 साल पुराना कैनेडियन मिशन का चर्च बना हुआ है। अब वो चर्च जो है, अपन चर्च की बुराई नहीं कर रहे हैं ना कोई उससे, लेकिन वहां पे ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि कोई दूसरे धर्मों के लोग, चाहे वो जैनी हो, वहां पे जैनी भी रहते हैं, वहां पर दूसरे लोग भी रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, पर वो अपने मतलब 3-4 साल पहले तक स्थिति ये थी कि वो अपने जुलूस नहीं निकाल पाते थे। तो अब आप बताइए क्या ये इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे? उसको जो भी आदमी सपोर्ट करता है, और जो सपोर्ट करने वाले जो थे वो एक पूर्व विधायक थे, अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे उनको, और उनको क्या उनको नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे भी यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा जिस दिन ये संख्या और बढ़ गई, और या फिर मुझे उनके साथ में उन्हीं की धारा में बहना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है और या फिर वहां पे रहना है। तो इसलिए इस मुद्दे को पार्टी के जो स्तर से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये गंभीर परिणाम होंगे। जी तो अभय जी, कहा राजेश जी ने भी कि केवल ग्राम सभा के भरोसे नहीं हो पाएगा। जो आप कह रहे थे शुरुआत में, आपने कहा कि भाई सारे हक छिन जाने चाहिए अगर कोई आदिवासी किसी और धर्म में शादी या निकाह करता है तो, लेकिन ये ऐसा हो तो पा नहीं रहा है ना। तो बात यही है कि फिर ये समस्या कैसे, भाई अब ग्राम सभा को कौन लोग होते हैं, डरा धमका दिया, पैसे का लालच दे दे, कुछ भी दे दे, उनने नहीं, वो शिकायत ही नहीं पहुंची वहां तक, फैसला नहीं हो, फैसला कहाँ से हो जब शिकायतें नहीं उठेंगी, और ज़मीनों पे कब्जा धड़ल्ले से हो रहे। अभी आप कुछ दिन पहले की मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए कि क्या खबरें आई, श्योपुर में क्या चल रहा है और पीएफआई के तार वहाँ से कैसे जुड़ रहे हैं। तो ये अगर ये देखते जानते बूझते भी अगर आप लोग अनजान बने बैठे रहेंगे तो फिर आपसे बड़ा भोला कोई नहीं है कि आप बात कुछ कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं। अभय जी देखिए, इस कानून में यही सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है, इस ओर हमको ध्यान देना है, जन जागरण की आवश्यकता है। कि गांव में पहले कुछ एजेंट आते थे और काम के लिए बच्चे बेटे बेटियों को ले जाते थे, फिर वो जाके वहां फंस जाती थी। लेकिन अब पैसा कानून के तहत तो ये अधिकार दे दिया गया है कि गांव का कोई भी बेटा बेटी कहीं भी काम करने जाएगा तो पहले ग्राम सभा को बताना होगा, ले जाने वाला कौन है, कहाँ ले जा रहा है, यह भी उसे बताना होगा, ताकि जरूरत के वक्त उनकी मदद हो सके। उनको बिना बताए ले जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कानून भी इन्वॉल्व है। ग्राम सभा के पास काम के लिए बाहर जाने वाले सभी लोगों की सूची रहेगी। काम के लिए गांव में से ग्राम सभा को बिना बताए जाने वालों को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये सारे प्रावधान उनको ताकत दी गई है। इन सब चीजों से बचाने के लिए अध्ययन करने के बाद ही पैसा एक्ट जो 96 में माननीय कांतिलाल भूरिया जी ने जो अनुशंसा की थी, उसमें ये सारी परंपराओं को बचाने का अधिकार, उनके श्रमिकों के संरक्षण का अधिकार, जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार, इनको सबको संरक्षित किया गया है। तो वहाँ कोई भी शांति और विवाद निवारण की एक समिति भी बनाई गई है, इसलिए पुलिस भी ज्यादा हस्तक्षेप न करे, वहीं उनका विवाद निपट सके। पुलिस न करे, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्योंकि जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं, जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं,
वो भी तो देखना होगा ना। अगर जाएगी नहीं पुलिस, देखेगी नहीं, या पता ही नहीं चलेगा, मामला ही नहीं उठेगा, तो फिर कैसे क्या होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि पीएफआई पर अगर छापे नहीं पड़ते तो वो खुलासे भी नहीं होते जो हुए हैं, और वो बड़े संगीन हैं अभय जी। इसलिए केवल बात वो मिशनरी है वहां तक की नहीं है, बात उसके आगे की है। इन चीजों को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मेरी एक बात को समझिए आप। हम्म, ग्राम सभा मतलब है सामूहिक निर्णय। हम्म, एक समिति बनाई जाएगी जो एक सामूहिक निर्णय करेगी अपने गांव के हित में। हम्म। इसलिए आप निर्णय जो है मुझे बताइए क्या क्या निर्णय करेगी? अगर किसी आदिवासी महिला ने शादी कर ली किसी दूसरे धर्म में, आप क्या कर लेंगे? उसके नाम पर सारी जमीनें खरीदी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या है उसमें मुझे बताइए, या तो स्पष्ट कीजिए कि क्या। उसके उसके वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब अगर कोई ऐसा गलत तरीके से उनको ले जाता तो ग्राम सभा की नॉलेज में रहेगा। अभी तो परिणाम आने के नहीं, बाद गलत तरीका क्या? कोई उठा के नहीं ले जा रहा भाई, कोई उसको मीठी मीठी बातों में फंसाया, जैसा होता है आमतौर पर हम देख रहे हैं देश में हालिया आज नहीं किस्से। तो कल उन कानून में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्णय दिए हैं कि आदिवासी बेटियों से शादी करने के बाद एसटी के अधिकार नहीं मिलेंगे। हाँ, हम ये कह रहे हैं, क्या इस दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार? बात यही है। अमित जी, आपको लगता है ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए? अमित जी, अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए इनसे जरा संपर्क कीजिए कि ये कहाँ डिबेट में से चले आते हैं। चलिए राजेश जी, ये जो कह रहे हैं अभय जी, क्या इतना आसान होगा इस तरह से कानून बनना, या कानून ये इस तरह का कानून बनाना ही जो है एकमात्र उपाय होगा कि भाई सारे अधिकार छीन लिए जाए? लेकिन क्या इतना आसान होगा इस तरह का कानून बनना? देखिए अभय जी जो है, जो इन प्रिंसिपल जो वो कह रहे हैं वो तो अच्छा लग रहा है सुन के, पर ग्राम सभा, अभय जी पता नहीं मैदान में गए कि नहीं गए, हम तो मैदान वाले लोग हैं। एक भी ग्राम सभा में आप किसी भी ग्राम सभा की मीटिंग पूरा कोरम कभी नहीं होता है, फर्जी सिग्नेचर का रजिस्टर होता है, ना कभी डोडी पिटती है, ना कभी उसके लिए वो जो भी सिस्टम बना रखे हैं वो कभी नहीं होता है। सरपंच और दो चार लोग जो उप सरपंच, अगर सरपंच उप सरपंच में टकराव होता है तभी बातें बाहर आती हैं, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कब ग्राम सभा हुई थी और कब खत्म हो गई। एक बात तो ये सामूहिक डिसीजन वाली बात हमें तो नहीं, मतलब हजम नहीं हो रही है ये बात। लेकिन ठीक है, चलो अब रूलिंग पार्टी जो कह रही है वो मानना पड़ेगा, उन्होंने जो सोचा होगा उनका क्या आकलन है। लेकिन मैदानी रिपोर्ट ये है कि ग्राम सभाओं का औचित्य नहीं रहा है, क्योंकि जो सरपंच बन गया, जो अगर वो दोनों मिल गए और सारे पंचों को भी उन्होंने मिला लिया, जो कोई आवाज ना उठाएगा। सचिव तो जनरली सचिव तो वही करता है जो जो फायदे वाला काम होता है, उससे कोई सरकारी आदमी है वो तो तुम रहो, कांग्रेस रहेगी तो उसके साथ कमाएगा, बीजेपी रहेगी तो उसके साथ कमाएगा। अब सवाल ये है कि अपन बहुत दूर नहीं जा रहे। चिखलदा एक गांव है, दीपेश जी आपने सुना होगा, नर्मदा जो बड़वानी शहर को जैसे राजघाट का पुल क्रॉस करेंगे तो उसके आगे चिखलदा गांव है। पिछले 20 सालों में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उनका उन आंदोलनकारी का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, उनके आंदोलन के रहते रहते इतने बड़ा काम हो गया कि वहां पे बहुत सारी जो आदिवासी लड़कियां थी, लेडीज लड़कियां थी, उनकी उनसे मुस्लिम्स में शादी कर ली और एक बड़ी संख्या वहां पे बस गई है चिखलदा गांव में। बताइए। तो अब आप बताइए कि और वो जो सुप्रीम कोर्ट कब करेगा, ये कब उस पर संज्ञान लेगा, जब ये चीजें सब निकल जाएंगी हाथ से। आप हाँ, वो तो बेच बाज के रफू हो चुके हैं वहां, तो ये मान के चलिए। अमित जी जुड़ गए। हाँ, मैं आपके पास आता हूँ। अमित जी, एक कमेंट आपसे, जो कह रहे हैं अभय जी की ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई आदिवासी महिला दूसरे धर्म में, मजहब में शादी करती है तो फिर उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, या आदिवासी वाला जो नियम शर्तें हैं वो उस पर, या आदिवासी को जो फायदे मिलते हैं वो उस पर लागू नहीं होंगे। क्या लगता है आपको, ऐसा बनना चाहिए नियम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभय जी जो है वो सत्ताधारी पार्टी से हैं, और यदि वो किसी बात को कह रहे हैं तो करेगा कौन? हम तो विपक्ष में हैं। नहीं, कोर्ट में है मामले, कोर्ट में है, तो क्या इसी दिशा में, मतलब इसी कानून से क्या ये जो कुप्रथा है या जो षड्यंत्र चल रहा है जमीन हथियाने का आदिवासियों की, क्या वो थम पाएगा, रुक पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं आप यदि देखोगे, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई उन्होंने भी पूरा डिटेल में सब चीजें बता दी हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या होती हैं, और जो ये ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं वो कितना सफल हो पाएगा, क्या होगा, ये भी राजेश भैया ने बता दिया है खुल के। तो ये एक ऐसा मामला है
कि आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, आप चाहते तो इसका विस्तृत अध्ययन करके अपने अधिकारियों को बोल करके आज स्थिति कुछ और होती यदि आप वास्तव में चाहते। लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्शन का, चूंकि इलेक्शन मोड में अब सरकार आ गई है, 1 साल बचा है, 6 महीने इनको काम करने का बचा हुआ है, तो एक बड़ा वोट बैंक है। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी भाई बहनों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला था। बस ये सिर्फ एक वादा है। अब आप क्या करोगे मुझे आप बताओ, आपके पास समय अब उतना बचा नहीं है, आप क्या आदिवासियों के लिए भलाई करोगे आप? तो ये सिर्फ एक खोखला वादा है, जैसी हजारों घोषणाएं शिवराज जी ने करी है, एक उन्होंने कह दिया। राजेश जी, कोई और तरीका या एक तो कानून क्या ऐसा हो पाएगा, बन सकता है क्या कोई, या कोई इस तरह से कहना कि कोशिश भी करेगा, या जो षड्यंत्रकारी हैं जिनकी नज़रें आदिवासियों की ज़मीन पर जो खेला कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें होने देंगे? और श्योपुर की घटना जब खुलासा हुआ है तब सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए था? राजेश, दो बड़ी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो शादी कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको 4 शादी का प्रावधान है, तो इसलिए उसमें से एक उन्होंने आदिवासी से कर ली, और उसके नाम पे चूंकि जमीन आदिवासी की, आज भी आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकता है और इतनी सस्ती मिल जाती है, तो वो 100-200 एकड़ का एक बेल्ट बना लेता है। एक बात तो ये, दूसरी इसका एक ही तोड़ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो एक चीज, तो सुप्रीम कोर्ट से जल्दी से जल्दी फैसला करवाए, सरकार कोशिश करे, पूरी अपनी दलीलें रखे कि वो ऐसी शादी से जो बच्चे होंगे उनको आदिवासी का दर्जा ना मिले। और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब एक ही शादी का रह जाएगा तो अपनी आप समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी होता दिख नहीं रहा है आज की स्थिति। और दिपेश जी, एक बात कहनी थी, बड़ा चिंता होती है, लोग हंसते हैं विदेशों में, कई बार डिबेट्स में अपन सुनते हैं विदेशों में कि उनका ये कहना, इंडिया इज अ कंट्री वेयर मेजॉरिटी सेज दैट वी वांट यूनिफॉर्म लॉ बट माइनॉरिटी सेज दैट वी डोंट वांट रिक्वायर यूनिफॉर्म। बताइए। माइनॉरिटी कह रही है हमको नहीं चाहिए यूनिफॉर्म रूल, और मेजॉरिटी कह रही है नहीं, हमको एक समान नागरिक संहिता चाहिए। तो इस पे सरकार को, विपक्ष को, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। यूसीसी जो है बहुत जरूरी चीज है, इसको राजनीति से ऊपर उठ के कैसे भी करके पास करा के और लागू करना चाहिए। जैसे ही एक शादी का हो जाएगा तो ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। शुक्रिया आपका राजेश जी, अमित जी आपका शुक्रिया, और अभय जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम शिवराज अब आगाह कर रहे हैं, और वाकई लोगों को चेत जाना चाहिए, जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, कि वो किसी की बातों में ना आए। बहला फुसला करके कोई आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसका एक ही मकसद है, आपकी ज़मीन पर कब्जा करना, आपका शोषण करना, आपका उपयोग करना। और ऐसे जालसाजों के बिल्कुल बहकावे में ना आए। वो प्यार की पींगे बढ़ाकर आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपका क्या असर होगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए धर्मांतरण के खिलाफ सीएम शिवराज ने जो मुहिम चलाई, हमें लगता है उसको और ज़ोर पकड़ना चाहिए। लोगों को भी समझना होगा, जन जागरूकता अभियान चलने चाहिए कि आखिर कौन किससे किस तरीके से और किस मकसद से शादी कर रहा है, क्योंकि कानून में कई खामियां हैं जिसका फ़ायदा ऐसे लोग उठा लेते हैं, लेकिन इसका नतीजा अंजाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।